Students, welcome to Study from Home. In this chapter of Business Studies 12th Standard Organizing, till now we have completed all the topics of the chapter. In today's video, I'll be discussing the previous 5-year important questions from this chapter. Before starting the video, I would like to tell you something. These questions are so important that I can be sure about that if you guys do all these questions, then I'm damn sure that your this chapter revision is done. सो रिवीजन के टाइम पे आपको कुछ करना है क्या, तो इस चैप्टर के इन सारे क्वेश्चंस को फिनिश करके जाना है. ठीक है, यहीं से इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन मिलेंगे. इस तरह के क्वेश्चन ही बोर्ड में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को. एंड जैसा कि हमको पता है कि बिजनेस स्टडीज़ में जो क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 6 मार्क्स. ठीक है, तो मैं बताता चलूँगा साथ के साथ. एंड एक चीज़ मैं बता दूं कि फ्रॉम दिस चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग द टॉपिक दैट हैज़ बीन ओमिटेड इज़ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, बिकॉज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो आपको ओमिट हुआ है. सीबीएसई बोर्ड ने कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आपका सिलेबस जो डिडक्ट किया था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ दैट ओमिटेड सिलेबस. ठीक है, चलिए. सो लेट अस स्टार्ट विद 1 मार्क क्वेश्चन. ओवरऑल 44 क्वेश्चन वील हैव टू डू. सो समझेंगे एक बार, और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को क्वेरी आती है तो डेफिनेटली मुझसे पूछेंगे. एंड ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि मैं पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं बताऊंगा, जस्ट हिंट बताऊंगा. मैं इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ दैट आई वांट टू डिस्कस द केस स्टडीज़, द पैटर्न एंड ऑल, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी एक चैप्टर के अंदर सॉल्व कर सकें. बिकॉज एवरी टाइम व्हेन a student comes up they have only single query, sir how to clear the criteria of case studies, because case study is one of the biggest hurdles in this particular area. ठीक है, so let us start with our video. तो give the very first question, 1 mark question asked in CBSE DSET 2016. Give the meaning of authority as an element of delegation. The question asked here, the authority. So authority is the part of delegation. ठीक है, डेलीगेशन में आपका अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी पढ़ा था. अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज़ अ राइट टू डू वर्क. जब आपको कोई वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उस वर्क को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको उस वर्क के एग्जीक्यूशन के लिए अथॉरिटी भी दी जाती है. सो दैट इज़ हाउ यू विल डिफाइन अथॉरिटी. तो 1 मार्क क्वेश्चन है, तो आंसर आपको किस वर्ड लिमिट में देना है इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बता दूँ. 1 मार्क क्वेश्चन में जो वर्ड लिमिट का ध्यान आपको रखना है वो ये रखना है कि आपका जो आंसर है, आपका आंसर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20 वर्ड्स में फिनिश हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी एज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. स्टेट एनी वन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ. ठीक है, बिकॉज दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस करेंटली. ठीक है, नेक्स्ट ईयर से शायद हो जाए, लेकिन अभी ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. सेम विथ 4 इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो क्वेश्चन 4 भी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये मैंने नहीं पढ़ाया है. ठीक है, 5th देखते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका रॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पे, तो थर्ड भी हम क्वेश्चन हटा देते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं. नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. तो यहाँ पे जो मेजर जो आपका हाईलाइटेड पॉइंट है, एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के उस टाइप के बारे में बताना है जहाँ पे मैन पावर के एफिशिएंसी के बारे में बात की गई हो. ठीक है, अब मैन पावर के एफिशिएंसी की बात किस में की गई है?
तो जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी प्रमोशन की, तो इस केस में डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका इस चीज़ को प्रमोट करता है। तो आंसर ऑफ फिफ्थ वन इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन इज डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज in the chapter organizing I have discussed it so many times कि what is organizing and how it is a function of management। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी के डेवलपमेंट में जो काम आने वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो रीज़न है वो क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब आप एक डिपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, फंक्शन में क्या है, जो आपका जो डिवीज़न है वो किस बेसिस पे होता है, आपका डिवीज़न फंक्शन के बेसिस पे होता है। एंड एक डिपार्टमेंट में रह के आप ग्रो कर पाते हैं, तो इससे मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी किसी भी एम्प्लॉय की इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव आपको मिलता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। देखिए मैंने क्या बताया, इंक्रीजिंग मैनेजरियल ऑपरेशन आपका हो गया किसमें, फंक्शनल। ठीक है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव मिलेगा आपको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन स्टेट फॉर डिस्पर्सिंग द अथॉरिटी इन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी जितने भी मैनेजमेंट के लेवल हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबके बीच अथॉरिटी का डिस्पर्सल होना इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैंने आपको जब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस किया था वीडियो में, उसको आप डिस्कस करेंगे फ्लो में, यानी कि अथॉरिटी में आपका फ्लो कैसा रहता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड और अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और सेम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। केवल एक नंबर का क्वेश्चन है, तो उसी के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सॉरी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये मीनिंग एक बार बताएंगे। एक टेबल में मैंने ये एलैबोरेट किया है, आपको वीडियो में और स्लाइड में मिल सकती है, उस स्लाइड से आपको इजीली इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 2019 में आया हुआ है कि सारे क्वेश्चन आपके पिछले 5 ईयर्स से हैं, यानी कि 2014 टू 2019 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं स्लाइड्स में। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग। सेम, मैं ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस करेंटली फॉर दिस ईयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। केस स्टडी है एक, ठीक है, केस स्टडी के बारे में हमेशा कहता हूँ कि केस स्टडी में एक हाईलाइटेड स्टेटमेंट होता है। सो लेट्स लुक फॉर दैट हाईलाइटेड स्टेटमेंट। Ravi Jain was the CEO of Nat Traders. He was worried about the heavy expenditure on advertising. तो उसका वरी क्या था, heavy expenditure on advertising. ठीक है, he asked his finance manager Mohit Verma to know the views of the sales manager and his team regarding the expenditure. उसने क्या किया, उसने व्यूज़ जानने के लिए सेल्स मैनेजर एंड हिज टीम रिगार्डिंग दिस एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे के लिए व्यू जानना चाहता था वो सेल्स डिपार्टमेंट की। मोहित वर्मा वॉज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ द सेल्स मैनेजर एंड हिज टीम आफ्टर टी ब्रेक। तो मोहित का प्लान था एक मीटिंग कॉल करने का टी ब्रेक के बाद, बट बाय चांस एट द टाइम ऑफ टी ब्रेक मोहित वर्मा मेट विद सेल्स मैनेजर एंड हिज टीम इन द कैंटीन. They all discussed about this expenditure and finalized to give suggestion to reduce this expenditure. ठीक है, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प द फाइनेंस मैनेजर मोहित वर्मा द सेल्स मैनेजर इन हिज टीम इन फाइनलाइजिंग द सजेशन. इस क्वेश्चन का आंसर है वैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बट एज दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको डिस्कस नहीं करते हैं. ठीक है, 15 इज अगेन डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग. 20 और देखिए ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन आपकी फ्रीक्वेंटली 3 ईयर्स में पूछी गई है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. व्हाट इज मेंट बाय डेलीगेशन. डेलीगेशन इज एंट्रस्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एंड
transfer it to your subordinates and maintain a good superior subordinate relationship is known as delegation. delegation का मतलब होता है कि जब एक सीनियर एम्प्लॉय अपने वर्क को अपने जूनियर पे इंटरेस्ट करके उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, एंड नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी भी दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं, इस ओवरऑल प्रोसेस का नाम होता है हमारा डेलीगेशन. तो डेलीगेशन को आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 केस स्टडी है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है. चलिए. हर्ष स्टार्टेड अ कंपनी टिनी टॉयज लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल टॉयज फॉर द इंडियन रूरल मार्केट विद 20 एम्प्लॉयज. The company did very well in its initial years. As the product was good and marketed well, the demand of its product went up. To increase the production, the company decided to recruit additional employees. Harsh, who was earlier taking all decisions for the company, had to selectively disperse, okay, the authority. He believed that subordinates are competent. That subordinates are competent, capable, and resourceful, and can assume responsibility for effective implementation of their decision. This paid off, and the company was not only able to increase production but also expanded its production range with different features. था क्या, हर्ष ने एक कंपनी स्टार्ट की एंड उस कंपनी को बहुत कम एम्प्लॉयज़ के साथ शुरू किया, लेकिन जैसे टाइम बढ़ा हर्ष ने अपनी कंपनी में एडिशनल एम्प्लॉयज़ ऐड किए और उसने अपनी जो अथॉरिटी थी वो शेयर करने के बारे में सोचा. लोगों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने अथॉरिटी जो है वो शेयर कर दी, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय हर्ष थ्रू विच ही वाज एबल टू स्टीयर हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट्स. देखिए, ओवरऑल क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो हमारा डिस्पर्सिंग ऑफ अथॉरिटी है. मैंने जो आपका एनसर्किल्ड किया है, सर्किल्ड जो डिस्पर्स टर्म है, इससे हमको पूरा आंसर मिल जाता है. द कॉन्सेप्ट दैट इज स्टेटेड इन दिस case study is the concept of decentralization. And the next we also explain any 3 points of the importance of this concept. ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE सेट F 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है. इस तरह का क्वेश्चन मैंने शायद इससे पहले वाले वीडियो में भी किया था, ठीक है, जहाँ पे एक मोबाइल वाला एग्जाम्पल था. तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं. आपको क्या करना है, आपको हाईलाइटेड स्टेटमेंट ढूंढना है. आप हाईलाइटेड स्टेटमेंट ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इट्स एनी टू एडवांटेज. ठीक है, देखिए, व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि जहाँ पे जो वर्क का डिवीज़न है, ठीक है, वो किस बेसिस पे होता है, फंक्शन के बेसिस पे, कि किस फंक्शन में उसका डिवीज़न किया जाना चाहिए, नॉट ऑन डिवीज़न बेसिस. ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, एंड इसके बाद वीडियो से पढ़ के आप इसके 2 एडवांटेजेस देख सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर 2 एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 19 अगेन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसको हम यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज क्वेश्चन नंबर 19 इज फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई हैव told you guys so many times that we are not covering up the formal and informal organization because the CBSE has omitted this topic. चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो क्वेश्चन नंबर 20 को भी यहाँ से हटा देते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 22, distinguish between functional and divisional structure on the basis of following points: coordination, managerial development and cost. ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन आपको किस फील्ड में बेटर मिलता है, मैनेजरियल डेवलपमेंट किस फील्ड में अच्छा होता है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव आपका विच वन है, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर. इस चीज़ के लिए मैंने वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल वे. जो मेरा फंक्शन है, मेरा जो क्राइटेरिया है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे पाऊँ, डिस्कस कर पाऊँ. यहाँ से आपका काम क्या है, आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है, जिससे एट द टाइम ऑफ रिवीजन आई एम डैम श्योर दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर रिवीजन वर्क एंड इन द प्री बोर्ड टू. चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, रोस्टेड कॉफ़ी कॉर्पोरेशन. क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, रोस्टेड कॉफ़ी कॉर्पोरेशन इज़ अ कॉफ़ी हाउस चेन ऑपरेटिंग इन 7 स्टेट ऑफ इंडिया.
यहाँ पे एक रोस्टेड कॉफ़ी कॉरपोरेशन की इंफॉर्मेशन गिवन है जो इंडिया की 7 स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा है थ्रू एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इट हैज़ ग्रोन डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स इन द नेशनल मार्केट. और नेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटर्स की वजह से इसके पास प्रेशर भी है. द कंपनी हैज़ अ परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. कंपनी का एक परचेज डिपार्टमेंट है एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट. यानी कंपनी के कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए हैं जो रोस्टेड कॉफ़ी कॉरपोरेशन के अंडर में जो डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं. परचेज एंड प्रोडक्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, ब्रांड मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट एंड सेल्स एंड सेल्स डिपार्टमेंट. This structure has facilitated operational efficiency as employees became specialists within their own realm of expertise. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए. इस स्ट्रक्चर यानी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, देखिए जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का प्रोडक्ट बना रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्या है, कॉफ़ी हाउस चेन, यानी एक तरह का प्रोडक्ट है कॉफ़ी हाउस चेन. और जो फंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो डिवीज़न है आपका डिपार्टमेंट का, ये फंक्शनल डिवीज़न में आता है. ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, परचेज डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, ब्रांड, सेल्स. तो इससे क्या हुआ, हमें इससे ऑपरेशनल एक्सपर्टीज़ मिली और स्पेशलिस्ट, आपका जो वर्कर है वो स्पेशलिस्ट बना. तो वर्कर की स्पेशलिटी जब कहाँ बढ़ती है, वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बढ़ती है. ठीक है, एंड दे कुड बी इम्पार्टेड स्पेशलाइज ट्रेनिंग एज द फोकस वाज ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल. एंड लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल पे वर्कर का फोकस कब रहता है, जब उनका जो डिवीज़न है वो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत किया गया हो. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रोस्टेड कॉफ़ी कॉर्पोरेशन. ऑल्सो स्टेट द 3 एडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन अवर पैराग्राफ. ठीक है, आपको 2 और एडवांटेज डिस्कस करने हैं, जो 3 एडवांटेज डिस्कस करने हैं अदर देन. देखिए आप पैराग्राफ से कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज पैराग्राफ में 2 गिवन है. कौन कौन से, ऑपरेशन एफिशिएंसी, ठीक है, एंड एम्प्लॉय बिकेम स्पेशलिस्ट. ठीक है, तो इन दोनों के अलावा आप 3 उठा करके डिस्कस कर सकते हैं. तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स में. क्वेश्चन नंबर आपका 19 से क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 16 तक थे आपके, क्वेश्चन नंबर 16 तक थे आपके 1 मार्क क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ये है आपका 3 मार्क्स का. क्वेश्चन नंबर 17 आपका 3 मार्क्स का था. इसके बाद जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपके 3 मार्क्स के हैं. एंड 3 मार्क्स में पहला आपका आंसर हो गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ इसके 3 एडवांटेजेस. चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन 3 बेसिस. इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमको डिफ्रेंशिएशन देना है